स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं महबूबा की धमकी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के साथ ही इस्लाम के नाम पर सियासत तेज हो गई है और भारत में भी तालिबानी धमकी सामने आने लगी है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की बीजेपी सरकार को धमकी देते हुए कहा कि जैसे हालात अमेरिका की अफगानिस्तान में हुई है वैसी ही कश्मीर में भारतीय सेना की होगी। मुफ्ती ने कुलगाम में एक जनसभा में अफगानिस्तान का हवाला देते हुए कश्मीर में भी ऐसी ही उलटफेर की चेतावनी देते हुए अमेरिकी सेना जैसे हालात होने की बात कही है। महबूबा ने कहा कि पिछले कुछ समय से जिस तरह महबूबा कश्मीर में लोगों का दामन किया है और उस तरीके से लोगों के सभी अधिकार छीने गए हैं, उसी प्रक्रिया में लोगों का गुस्सा फूटा तो कश्मीर में भारतीय सेना का भी यही हश्र होगा जो अफगानिस्तान में अमेरिका का हुआ। उन्होंने इसके आगे कहा कि चींटी अगर हाथी की सूंड में घुस जाए तो हाथी का जीना हराम करती है। कश्मीरी बुजदिल नहीं है, बंदूक को उठाने में कोई बहादुरी नहीं है, लेकिन जिस दिन यहाँ के लोगों के बर्दाश्त के बाहर हुआ और सब्र का बांध अगर टूटा तो आप भी नहीं रहेंगे। केंद्र सरकार पर कश्मीरी लोगों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए महबूबा ने आगे कहा कि सरकार इम्तिहान न ले, कश्मीर को लेकर अपनी नीति को बदलकर वाजपेयी के दिखाए रास्ते पर चलकर दोबारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा लौटाकर जम्मू कश्मीर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए दोबारा सभी पक्षों से बातचीत शुरू कर दे। क्या कुछ कहा महबूबा मुफ्ती ने, आइए आपको सुनाते हैं। मुफ्ती किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में है। भारत एक ताकतवर देश है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यहाँ तालिबानी हो, अलकायदा हो, लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, जो देश के खिलाफ, जो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो देश के खिलाफ साजिश करेगा, उसे मलिया मेट करके रख दिया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कोई जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नहीं है कि यहाँ तालिबान आएगा और अमेरिका की तरह भारत अफगानिस्तान छोड़ देगा। जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर जिस वक्त ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप ही नहीं रहोगे, मिट जाओगे। बार बार मैं कहती हूँ, बार बार मैं कहती हूँ कि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्तर लेके वापस जाना पड़ा। और आपको मौका है अभी भी, जिस तरह वाजपेयी जी ने बातचीत शुरू की थी जम्मू कश्मीर में, यहाँ बाहर के साथ भी और यहाँ भी उसी तरह आप भी जम्मू कश्मीर में बातचीत का सिलसिला शुरू करो। हिम्मत चाहिए बर्दाश्त के लिए, जो भी जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर जिस वक्त ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप ही नहीं रहोगे, मिट जाओगे। बार बार मैं कहती हूँ, बार बार मैं कहती हूँ कि हमारा इम्तिहान मत लो। इसकी तारीफ करते हुए मुफ्ती ने क्या कुछ कहा वो तो आप सुन ही चुके हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की इस मुल्क को बचाए रखा उन्होंने कहा, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गलतियां उनसे हुई हैं लेकिन देश को एक करके रखा। लेकिन पिछले 6-7 सालों की अगर बात करें तो कुछ और भी यहाँ पर देखने को मिला, और यही बताया जा रहा है कि बीजेपी हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े का ये जो बात करना चाहती है उसके बारे में कही। लेकिन नेहरू की भी यहाँ पर तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर जिस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है उसको लेकर भी क्या कुछ कहा। आइए आपको अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और क्या कुछ इसमें हो सकता है उसका हम बात करेंगे, जहां पर हमारे साथ भाजपा से गौरव मिश्रा हैं, इसके साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ अश्विनी हांडा है और रक्षा विशेषज्ञ के साथ में हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले अश्विनी हांडा जी, सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस तरीके से बात यहां पर की जा रही है, अफगान और तालिबान की बात तो साइड में रख देते हैं, लेकिन जो अभी कुछ देर पहले हमने बाइट यहां पर सुनी जिसमें ये जो भाषा यूज की जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो हश्र वहां पर हुआ है अफगानिस्तान का अमेरिकी सेना का, वैसा ही भारतीय सैनिक का यहां पर होगा, तो क्या ये तालिबानी भाषा नहीं है? अश्विनी जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लगता है हमारा तकनीकी कारणों से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। हम गौरव मिश्रा जी की तरफ रुख करेंगे। जी गौरव मिश्रा जी, आवाज पहुंच रही मेरी आप तक?
जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है मुझे। बिल्कुल। गौरव मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके की बात यहाँ पर अभी की है महबूबा मुफ्ती जी ने, उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार को निशाना बनाया है। जो बात यहाँ पर की गई है, तो क्या ये तालिबानी जुबान नहीं है उनकी? देखिए, यहाँ एक बुनियादी जो विषय है उसको समझने की आवश्यकता है। चूंकि देश की आजादी जब हुई थी 1947 में और बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, उधर पूर्वी पाकिस्तान बना, तो उस समय इस देश के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये समझते थे कि ये देश तो कभी एक हो ही नहीं सकता और इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, खंड खंड हो जाएंगे। लेकिन देश तो एक हो गया, वही कश्मीर जो है वो आधा अधूरा अलग होकर के उसका अस्तित्व बना रहा और उसमें महबूबा मुफ्ती जैसे लोग, इनके फादर जो थे, इनके जैसे सपोले पैदा होते रहे और आगे बढ़ते रहे और केंद्र से चलने वाले रुपयों की लूट करते रहे। इन्हें इस बात का भरोसा हो गया कि कश्मीर तो इनकी बपौती है। और अब जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार आई और वहां की डेमोग्राफी जब बदलनी शुरू हुई है, वहां का जो संवैधानिक दर्जा है जब वो बदल गया, 370 हट गया, 35A हट गया, तब इनको समझ में आया कि अरे यहाँ का तो निजाम कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। और जिसके बल पर, जिसके भरोसे पर ये धमकी बार बार दे रही है, इन्हें याद रखना चाहिए कि 93,000 सैनिकों को बंधक बनाया था भारत की सेनाओं ने, आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था भारत की सेनाओं ने। और जो वहां पे और राजनीति करने वाला एक दल है, वो भी कभी कभी कहता है कि अगर 370 बहाली के लिए चीन की मदद लेनी पड़े तो भी हमें स्वीकार है। तो ये दुनिया के जो भी ताकतवर पक्ष है, अगर उनका मदद लेना चाहे तो ले ले, लेकिन आज भारत एक ऐसी शक्ति है कि बालाकोट में हमला करता है, उसके बाद पाकिस्तान के हलक से आवाज नहीं निकलती कि भारत ने हमला किया है, उसको दबा दिया जाता है, लेकिन बाद में स्वीकार करता है कि भारत ने हमला किया। सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है, उस पर वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन दुनिया के नक्शे में, दुनिया के सूचनाओं में ये खबर आ जाती है कि भारत ने हमला किया है। भारत अब एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा देश उठ खड़ा हुआ है बन करके, जहां पर कि किसी भी शत्रु को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो भीतर का हो या फिर बाहर का हो, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। चलिए, ठीक है। हमारे साथ में अश्विनी हांडा जी जुड़ गए हैं। अश्विनी हांडा जी, सवाल मेरा आपसे यही है, जिस तरीके से अभी बात की यहाँ पर और महबूबा मुफ्ती जी ने जिस तरीके की बात यहाँ पर की है, क्या लग रहा है आपको, क्या ये तालिबानी भाषा नहीं है? देखिए, दोनों ही पार्टियां जो है वो बेशर्मी की हद पे पहुंच चुकी हैं। दोनों पार्टियां जो है इस्लामीकरण करना चाहती है तालिबान का। यही पार्टी थी जिसने गठबंधन किया पीडीपी के साथ, ठीक है। और इन्हीं के प्रधानमंत्री और पीडीपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे महबूबा मुफ्ती साहब, उन्होंने एक ही मंच पे ये बात कही कि हाँ, हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उन ताकतों का, उन हुर्रियत वालों का जिन्होंने हमें इलेक्शन में जिताया। तो आज भारतीय जनता पार्टी का जो दोगला रूप है वो सामने आ रहा है। ये दोनों पार्टियां जो है इस तरह का भाषा का प्रयोग लोकतंत्र के अंदर जो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, ये बहुत ही इसकी हम बर्दाश्त करना चाहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के पास देश के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है। हमारा स्ट्रेटेजिक जो था, रशिया था पार्टनर कई दशकों से, और अब रशिया जो है वो पाकिस्तान से साथ और तालिबान के साथ खड़ा है। तो मुझे लगता है कि भारत को बात करनी चाहिए। जिस तरीके से रशिया और तालिबान जो है वो बात कर रहे हैं, और तालिबान जो है भारत के साथ, भारत के लोगों ने भी मीटिंग अटेंड की, तो भारत को तालिबान के साथ बात करने में क्या हर्ज है, क्योंकि हमारा स्टेक लगा हुआ है वहां पे, हमारा अरबों रुपया खर्च हुआ है और इन्वेस्टमेंट किया भारत की तरफ से। ठीक है अश्विनी जी। विंग कमांडर सर, सवाल मेरा आपसे, चलिए ये तो पॉलिटिकल एक बात हो रही है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी बात यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बयान यहाँ पर महबूबा मुफ्ती का सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सब्र का बांध टूट जाएगा, तो हश्र जो है वो जैसा कि अमेरिका की सेना का अफगानिस्तान में हुआ है, वैसे ही भारतीय सेना का होगा। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ऐसा है, ये महबूबा जो कह रही हैं, ये तो समय समय पर बोलती रहती हैं, इनका काम है, रोजी रोटी है, तो इसमें हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। पर क्वेश्चन ये है कि उनका हश्र हो जाएगा, तो हश्र तो हिंदुस्तान का पहले से ही होता रहा है। जब चर्चिल ने तो बोल दिया था
कि भारत कभी अपने को रूल ही नहीं कर पाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यही अमेरिका है जिसने भारत का विभाजन कराया था और तालिबान जैसे लोगों को छोड़ दिया था कश्मीर में, जिन्होंने कश्मीरी पंडित के साथ वो हश्र किया। हमें अफगानिस्तान तो क्या देखना है, अपने घर में देखिए, वही तालिबान बैठे हुए हैं जिन्होंने 5 लाख औरतों का उनको रेप काटे, उनको रेप किया, ब्रेस्ट काटे और उनको 6 महीने तक रेप करके 5 लाख लोगों को बाहर भेज दिया। दुख तो ये है कि हम हिंदुस्तानियों में इतना दम नहीं है कि इनको सीधा कर दें। क्वेश्चन अभी तक ये घूम रहे हैं और मुंह खोल रहे हैं, ये तालिबानी इसे कम थोड़ी है, वही है ये। तो इनको अपने लोग पसंद आते हैं, वही उनको दिखाई देते हैं और सिमिलैरिटीज पता चलती हैं, तो उनको दूर करिए। अब जो प्रेजेंट रेजीम आ रही है, इनको गिन गिन के निकालेगी, चुन चुन के बाहर करेगी, या ये सीधे रास्ते में आएंगे। देखिए, ये सारा रिलीजियस बेस्ड इशू है और रिलीजन माइंड का इशू होता है। जीन सबकी वही है, डीएनए सबका वही है। मैं कल आप मेरे को करोड़ों रुपए दीजिए, मैं इस्लाम बन जाऊंगा, उसके बाद करोड़ों रुपए दीजिए, मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा। सब लोग कन्वर्ट हैं। अरे कन्वर्टों की कोई भाषा होती है? तो महबूबा मुफ्ती को पता होना चाहिए कि ये सब बिके हुए पैसों के दम पर, और ये लोग यही ऐसी बातें करेंगे। भारत को बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए और बिल्कुल कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। जो 370 किया हमने, बिल्कुल ठीक किया है। उसके बाद में आपने जो एक्ट हटाए हैं, स्पेशली रोशनी एक्ट हटाया है, बिल्कुल ठीक किया है। अब धीरे धीरे इनको चुन के बाहर निकालिए। हमारे इन्होंने गलती जरूर करी है प्रेजेंट रजीम ने, इनके साथ साठगांठ की थी, कोई बात नहीं, एक बार गलती हो सकती है, पर अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको हुर्रियत आपके हाथ में है, अब उनको इन्वेस्टिगेशन करिए और भारत में कानून के प्रावधान क्या है ये देखिए। अगर महबूबा मुफ्ती अगेंस्ट वो कानून की बात कर रही है तो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी उसके ऊपर। ठीक है, ये कोई बात नहीं है, तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बिल्कुल। गौरव मिश्रा जी, आपकी तरफ रुक करते हैं। चलिए विषय से वापस आते हैं। जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने यहाँ पर बात की, उन्होंने नेहरू की भी तारीफ करी, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अगर कश्मीर का मुद्दा जब भी उठता है तो ये कहा जाता है कि नेहरू जी इसके लिए जिम्मेदार थे, और यहीं पर अगर देखा जाए तो महबूबा मुफ्ती उनकी तारीफ करती हुई नजर आ रही है। देखिए, उसका कारण है कि जो कश्मीर में खुला लूट और खुली मलाई इन लोगों को चाटने को मिली, उसकी बुनियाद रखने वाले कोई और नहीं थे, नेहरू जी थे। और नेहरू जी और हरि सिंह की, महाराजा हरि सिंह की जो अदावत थी, उसके कारण से मौका मिला शेख अब्दुल्ला को, और शेख अब्दुल्ला ने भरपूर उसको भजाया। एक समय तो ऐसा स्थिति आ गया कि शेख अब्दुल्ला चुनौती देना शुरू कर दिए नेहरू को भी, और एक अलग देश की तरह कश्मीर को ट्रीट करने लगे। तो उस समय उनको भी नजरबंद करने की आवश्यकता पड़ी। लेकिन जो सरकारी सुविधाएं थी, इस देश के टैक्स पेयर का पैसा, हजारों करोड़ रुपया कश्मीर के अंदर में जाता था, और इन नेताओं की ऐश और आराम की सुविधाएं उस पैसों से मुहैया होती थी, और वे वहां पर खुले रूप में आतंकवाद का खुला तांडव खेलते थे। जैसा विंग कमांडर साहब ने अभी कहा, 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को हत्या करके मैडम टिक्कू को किस बेरहमी से, अभी तो जो तालिबान जिस तरीके से वहां अत्याचार कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा जघन्य तरीके से उनकी हत्या करके, और उसके बाद वहां तांडव मचाया गया, और देश के अंदर में ही वहां की कश्मीरी पंडित आज भी शरणार्थी की स्थिति में जी रहे हैं। लेकिन अब स्थिति परिवर्तन हो रही है और वापसी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। और अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि महबूबा मुफ्ती के साथ भारतीय जनता पार्टी मिलकर के सरकार बनाई थी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें जेल में भी डाला था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही वहां 370 धारा को समाप्त किया, और आज वहां पे जो विकास देखने को मिल रहा है, आम जनता का तो विकास हो रहा है, लेकिन वहां के नेताओं की राजनीति का विनाश हो रहा है, क्योंकि उनकी जो खंड करने की राजनीति थी, उनकी जो विनाश की राजनीति थी, आतंकवाद और हिंसा की जो राजनीति थी, वो समाप्त हो रही है, उसका विनाश हो रहा है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सेना के दम पर, अपने प्रशासनिक क्षमता के दम पर, अपने इच्छा शक्ति के दम पर वहां पे शासन कर रही है, और यही दिशा और दशा कश्मीर की भविष्य में भी रहने वाली है। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम रुक करेंगे। अश्विनी आर्या जी, यहाँ पर जिस तरीके से बात अभी गौरव मिश्रा जी ने कही, उन्होंने कहा कि कश्मीर को आप लोगों ने बर्बाद किया था, लेकिन भाजपा ने उसको उबारा है। सीधे सीधे बात यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि बैड टेररिज्म और गुड टेररिज्म, आप प्रधानमंत्री बताएं कि ये बैड टेररिज्म है या गुड टेररिज्म है। कहीं एक जगह तो स्टैंड है प्रधानमंत्री से जुमला सुनाते हैं देश को। आज जरूरत है प्रधानमंत्री को स्टैंड लेने की कि बैड टेररिज्म क्या है और गुड टेररिज्म क्या है। अगर बैड है तो बताएं, अगर गुड है तो बताएं।
आप देश के सामने पूरा सार्वजनिक करें कि अगर प्रधानमंत्री का स्टैंड कहाँ है, प्रधानमंत्री चुप क्यों है इस तालिबान को लेके। पर ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज इन्होंने कश्मीर की हालत वो कर दी है कि कश्मीर के अंदर आम आदमी जाने को कतराता है। ये हालत है। हर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना विश्वास रखता है उसको जेल में डाल दिया गया है। कोई भी लोकतांत्रिक रूप में भाग लेने वाले आदमी को आजादी नहीं है। तो किस तरह का लोकतंत्र है। फौज को बिठा दिया गया है हर आदमी के ऊपर। आज पूरा कश्मीर बंद है, जोर जबरदस्ती से उसको खुलाया जा रहा है। ये मैं आज आरोप लगा रहा हूं भारत की केंद्र सरकार पे। और आज तालिबान लेके आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अपनी नीति साफ नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को तालिबान के ऊपर ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि वो किसके साथ खड़े हैं, अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं कि तालिबान के साथ खड़े हैं। क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो की वो उनके प्रेसिडेंट के रूप में की और प्रेसिडेंट वहां से बाहर खड़े हुए। हमारा पैसा जो हमारे लोगों का पैसा था उसकी भरपाई कौन करेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। चलिए ठीक है, ठीक है अश्विनी जी। यहाँ पर मैं विंग कमांडर सर से एक सवाल करना चाहती हूँ। विंग कमांडर सर, यहाँ पर जिस तरीके से बात की जा रही है सभी पार्टियों को लेकर, लेकिन अगर वाकई में देख लिया जाए कि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती है, फारूक अब्दुल्ला है, अगर इन्हें जेल में डाल दिया जाए तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। अगर कानून कहता है तो नहीं होगी। कल मैं ऐसी बात करूं, बताइए। अगर ये तो छोड़िए, कल मैं और मेरा बच्चा जाके राजपथ पे पत्थर मारे फौज के ऊपर या पार्लियामेंट के ऊपर, मेरे को उल्टा लटका के मशीन गन से मार दिया जाएगा। ये हमने इनको पाल रखा है। ये इनको घी पिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? ये हमारे लोग भूखे मर रहे हैं और गरीबों की चर्बी चढ़ी हुई है इनके ऊपर। तो ये सब बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये इनको जेल में जाना पड़ा, जेल में जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको भी, मेरे को भी जेल हो सकती है अगर वैसी बात करेंगी तो उसमें महबूबा मुफ्ती के ऊपर भगवान ने कोई छापा लगा के भेजा है तो उसका भी जेल होगी, किसी का भी जेल होगी। प्राइम मिनिस्टर अगर ऐसी बात करेंगे तो उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो क्यों बात है, क्या कोई खास नहीं है यहाँ पर। यहाँ भगवान को नहीं छोड़ सकते आप। बिल्कुल विंग कमांडर सर, बहुत ही अच्छी बात आपने अपने। गौरव जी, आपसे ही जानेंगे हम कि जिस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है तो क्यों नहीं जेल भेजा जा रहा है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? तालिबान बनाने की धमकी सीधे सीधे दी जा रही है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही उनके ऊपर? तो सबसे बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कह लीजिए या बहुत बड़ा वज्रपात कह लीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वहां से 370 का पूरा खेल ही खत्म कर दिया, 35 का खेल ही खत्म कर दिया। अभी भी कमांडर साहब ने कहा, रोशनी जांच हो रही है, रोशनी एक्ट की जांच हो रही है। कश्मीर के अंदर पहली बार बीडीसी के सफलतापूर्वक चुनाव हुए। जम्मू कश्मीर में सुनिए, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। कुछ टेररिज्म की और बैक टेररिज्म की आप बात कर रहे थे, उसका भी उदाहरण सुन लीजिए। ठीक है अश्विनी जी सुन लीजिए उनकी बात भी सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं। सवाल किया उनको जवाब देने दीजिए। जब यूपीए की सरकार कर्नल पठानिया और उनके साथ साथियों को 7 साल तक जेल में बंद करके रखती है, उसको टेररिज्म कहते हैं। सरकार द्वारा प्रायोजित टेररिज्म कहते हैं। जब हमारे सैनिकों को, हमारे बहादुर सैनिकों को जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, उन पर पथराव करने वाले जिहादियों को जब खिलाफ सेना कार्यवाही करती है तो उनको उठा करके जेलों में बंद कर दिया जाता था, उनको कोर्ट मार्शल करवाया जाता था, उसको टेररिज्म कहते हैं। आज टेररिस्ट घुसते ही वो ऊपर पहुंच जा रहा है, 72 हुरों के पास पहुंच जा रहा है। ये कहते हैं देशभक्ति, सरकार की इच्छा शक्ति इसको कहते हैं। सरकार की इच्छा शक्ति उसे कहते हैं कि सक्सेसफुल सफलतापूर्वक तरीके से सीधे ग्राम पंचायतों के खातों में पैसा जा रहा है, विकास का काम हो रहा है, निर्माण हो रहा है, वहाँ IIM का निर्माण हो रहा है, वहाँ IIT का निर्माण हो रहा है, वहाँ अस्पताल बनाए जा रहे हैं, वहाँ टनल बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है। इसे कहते हैं विकास। और इस तरह के भौंकने वाले कश्मीर में मैंने 1 महीने तक जम्मू आंदोलन में शिरकत की है। कश्मीर का अभी तक पता ही नहीं है। जम्मू में 1 महीने तक हमने आंदोलन किया है। दिल्ली में बातें करते हैं आप कश्मीर की हालत देखिए क्या है। व्यक्तिगत आप इस तरह की बेहालिया बातें करके देश को गुमराह नहीं कर सकते हैं। आज भी 370 जगह
कश्मीर के लोग आज भी स्पीकर 370 के प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू है। सिर्फ 2 लोगों ने अभी तक जमीन नहीं ली। भारत का कानून संसद के अंदर आपका मंत्री हो जाती है। कानून वहाँ पे लागू होता है, IPC एक्ट लागू होता है, घोटाले करने की औकात नहीं है वहाँ पे लोगों को। सिर्फ जो है आपने 2 लोगों के लिए 370 धारा में देश को जुड़ चुका है और उसका बीच बोलने वाले आप लोग हैं, नियोजित तरीके से रोहिंग्याओं को पकाने वाले आप लोग हैं, कश्मीर में हथियार बांटने वालों में आप लोग रहे हैं, वहाँ के युवाओं को आतंकवाद की तरफ धकेलने में आप लोग रहे हैं, वहाँ पे आतंकवाद की नर्सरी की बुनियाद रखने वाले का कांग्रेस पार्टी रही है, भिंडरवाला जैसे आतंकी को पैदा करने वाली कांग्रेस पार्टी रही है, राजनीति में नक्सलवाद आप लोगों की सच्चाई दुनिया के सामने है। इस तरह का दुनियावादी देश नहीं चलते। आवश्यकता नहीं है। देश चलाने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए होती है और वो प्रधानमंत्री के पास नहीं है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री लाल किले से आके चलिए। भारत का कानून कहता है जो बातें ठीक है 2014 में कही गई वो 2022 में भी पूरी हो पाई है। आपने वादा किया था देश के गरीब जनता को कि 22 करोड़ लोगों को जो है अपना घर दिया जाएगा 2022 में। कितने लोगों को घर मिला? क्या आपके पास उसका कोई उत्तर पत्र है क्या? आप इस तरह की जुमलेबाजी और सिर्फ देश को गुमराह करने की बात करते हैं। आपकी एक भी स्कीम अभी तक लागू नहीं हुई है पूरी तरह से। चलिए ठीक है गौरव जी, अश्विनी आनंद जी, ठीक है, आप लोग अगर आपको लड़ना है तो फिर आप ऐसे लड़ लीजिए। आप मेरे भी सवाल का जवाब मेरी भी सुन लीजिए। गौरव मिश्रा जी, दो लोगों ने जमीन खरीदी है कश्मीर में 370 हटने के बाद, मात्र 2 लोगों ने जमीन खरीदी है। ये उपलब्धि है आपकी सरकार की? पिछले 70 वर्षों से जल रहा हो, वहां पे अभी देश के अन्य क्षेत्रों से जो एक विश्वास बहाली का एक तो वातावरण होता है, और चूंकि कश्मीर हमारी जो है 2 देशों की ऐसी सीमाओं से लगता है जो दोनों देश कहीं न कहीं सीमाओं का हमारे अतिक्रमण करते हैं, समय समय पर जमीन चुराते रहे हैं, और हमारी सेनाएं वहां पे रक्षा करने में बलिदान देती हैं। 26,000 से ज्यादा हमारे सैनिक वहां पे अपना बलिदान दे चुके हैं। इसलिए कश्मीर को दूसरे प्रदेशों की तरह देखना उचित नहीं होगा। लेकिन हम ये विश्वास के साथ शांत रहो यार, सुनना भी सीखो। आप केवल बीच में टोकरा मत सीखो। जब हम बोल लेंगे तो आप बोलो, आप बोलोगे तो मैं नहीं बोलूंगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। आज हमारी सरकार ने कश्मीर के अंदर में एक ऐसा वातावरण निर्मित किया है जहां पूरे देश को इस बात का गर्व हुआ है और अभिमान भी हुआ है, और साथ ही साथ वहां पे विकास के रास्ते भी खुले हैं। किसके विकास में? जहां अभी तक विकास की एक बूंद भी पहुंच नहीं सकी थी, गांवों में नहीं पहुंची थी, शिक्षा में नहीं पहुंची थी, वहां तालिबानियों का, जिहादियों का एक प्रकार से वातावरण था, और ये लोग उसी की खेती करते थे। इनके बच्चे तो, इनके नेताओं के बच्चे तो विदेशों में पढ़ते थे, लेकिन ये वहां पे AK-47 बांटते थे, वहां के युवाओं को बरगलाते थे। अब पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? अब पत्थरबाजी नहीं हो रही है। अब अगर कोई आतंकी निकल रहा है तो वहीं ठोक दिया जा रहा है, वहीं खत्म कर दिया जा रहा है। ये मानता है हमारी सेना का, और ये अनवरत जारी रहेगा। और निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखिएगा देश के अन्य क्षेत्र के लोग भी कश्मीर के अंदर में घर बनाएंगे, पर्यटन उद्योग। चलिए गौरव जी, ठीक है, समझ लेते हैं। ठीक है, विंग कमांडर सर से समझ लेते हैं। विंग कमांडर सर, यहाँ पर ये कहा जा रहा था 370 हटाने के बाद कि सारे देश के लोग वहां पर बसेंगे, है ना, लेकिन उसके बाद में कश्मीरी पंडित खुद ही उनकी वापसी नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है वहां पे? कश्मीरी पंडित जो हैं वो बहुत डर गए हैं, वो इसलिए नहीं जा रहे। बाकी लोग जा रहे हैं, मेरे को पता है, मैं जानता हूं उन लोगों को जो जा रहे हैं, वो जमीन खरीद रहे हैं। इनफैक्ट हमारे को मौका मिलेगा, हम भी जमीन खरीदेंगे और अपने गांव में वापस जाएंगे। कुछ भी हमारा गांव प्रॉपर्टी पहले थी, हम फिर वापस जाएंगे। जैसे रावलपिंडी में मौका मिला वहां जाएंगे। क्वेश्चन ये है, अभी जल्दी क्या है, कोविड बीच में आ गया था, तो 1.5-2 साल तो कोविड रहा है, सारी चीजें रुक गई हैं। धीरे धीरे ये चीजें इतनी जल्दी नहीं स्टार्ट होती, हो जाएंगी। इसमें क्या बुरी बात है कि अभी जाए या बाद में जाए, इसमें फिक्र करने की क्या बात है? मुझे तो पहले आप बताइए अंशुल जी, तो क्या कश्मीर जो रोशनी एक्ट था कितनों को पता है, और वो क्यों आया और क्यों छुपाया गया? पहले इसका खुलासा करिए, इसके लिए एक प्रोग्राम कर दिखाइए। और अभी कौन कौन फंसा हुआ है रोशनी एक्ट में? एक मुसलमान जो खरीद सकता था जमीन, ये किसने बताया? कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चेंज किया?
किसने नाम कौन आया सी है, चीजें वो चेंज किया? साबित हुआ है। ये सारी चीजें होंगी, इन्होंने इसको कौन बताएगा? जम्मू कश्मीर के अंदर कौन बताएगा? जिहादी खुद ही है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही ये कोई जनता पार्टी नहीं है, अंदर ये कोई नहीं है, ये पैसे कमाने के तरीके, बाहर से पैसा आ रहा है और जब बीजेपी के खिलाफ बोलने के पैसा लेते हैं लोग, यही बात करते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। और ये बेच रहे हैं, जो बेच रहा है देश को, वो देश का माँ की दूध का माँ का दूध बेच रहा है, वो हो नहीं सकता देश का। और उनके साथ में वो तो हमारी गवर्नमेंट थोड़ा अभी ध्यान दे रही है, अगर कानून बनने शुरू हुए तो इनका मुंह बंद हो जाएगा बिल्कुल। ये देश के जो खिलाफ बात करता है उसका बिल्कुल हटा दिया जाएगा। हाँ, अगर आप देश के हित में बात करिए, बीजेपी कांग्रेस को छोड़ दीजिए, अभी बीजेपी कांग्रेस का कोई मायने नहीं रखती है। आप अपने देश की बात करिए, आप है कहाँ से? कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकते आप ये ऐसी बात। अगर ऐसी बात करेंगे तो आप देश के खिलाफ होंगे। और चलिए ठीक है, शुक्र ठीक मनाइए, है, कानून नहीं है। ठीक है विंग कमांडर सर। अश्विनी आनंद जी, सवाल का जवाब दीजिए। अगर ठीक है, कांग्रेस ने इसकी निंदा क्यों नहीं की? जो बयान महबूबा मुफ्ती ने यहाँ पर दिया है उसकी निंदा कांग्रेस ने क्यों नहीं की अभी तक? मैंने शुरुआत में ही आपको बोला है कि ये दोनों पार्टियों की निंदा करते हैं जो इस तरह के लोकतंत्र में धमकियों वाली भाषा यूज करते हैं। ये भाषा जो है लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है और आने वाले दिनों में इसके नतीजे जो है वो गंभीर होने वाले हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना यहाँ पे भाषणबाजी करते हैं और लोगों को धमकाते हैं और उधर से महबूबा मुफ्ती धमका रही है, तो ये किस तरह का लोकतंत्र खड़ा करना चाहते हैं देश के अंदर। दूसरी बात यह है कि आज सबसे बड़ा जो लैंड जिहाद का नाम दिया गया था उसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सीएम जो है वो कविंदर गुप्ता का नाम आया है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहूंगा कि आप जो लैंड जिहाद का राग छेड़ते थे उसमें क्या आप भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता या उस मंत्री के ऊपर क्या आप एक्शन लेंगे, ये बताइए देश को। आज सामने है देश। चलिए ठीक है, यहाँ पर चलिए आप इस तरीके की बात यहाँ पर कर रहे हैं। 370 हटाने के लिए आपने बहुत देर तक अभी बात यहाँ पर करी है, यहाँ पर जमीन को लेकर भी बात यहाँ पर करी है। तो आप तो चलिए जम्मू कश्मीर से वहां पर बिलोंग कर रहे हैं, आप बताइए कि वहां पर लोग बसना क्यों नहीं चाह रहे हैं? क्यों लोग जमीन नहीं खरीद रहे हैं? वापसी क्यों नहीं हो पा रही है वहां पर लोगों की? जिनकी प्रॉपर्टी वहां पर है, परिस्थिति किस तरीके से, क्यों वापसी नहीं कर पा रहे हैं लोग? मैं आपको सच्चाई बताता हूं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी से जो उन्होंने दावे किए थे 370 हटने के बाद कि माहौल ठीक हो जाएगा, माहौल बद से बदतर हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने ही सरपंचों, पंचों और नेताओं को संरक्षण नहीं दे पा रही है, सुरक्षा नहीं कर पा रही है, उनको ही मारा जा रहा है। तो बाहर से आके लोग कैसे टिकेंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह फेल हुई है। जो दावे भारतीय जनता पार्टी के 370 हटाने से पहले आतंकवाद खत्म करने के थे वो बिल्कुल विफल साबित हुए हैं। और आप चाहते हैं कि कोई इन्वेस्टर आएगा वो अपना पैसा जम्मू कश्मीर में अपने मरने के लिए लगाएगा? ये बताइए मेरे को। उसको अपनी जान बचानी है कि उसको पैसा कमाना है? सबसे पहले आदमी को उसकी सुरक्षा चाहिए, उसके बाद वो कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर पूरी तरह विफल साबित हुई। जो दावे भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटाने से पहले किए थे वो दावे विफल साबित हुए। इन्होंने पहला दावा जो किया था 370 हटाने का कि इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। दोनों आपने देखा है हर दिन जो है सरपंचों, पंचों, डीडीसी के मेंबर्स, काउंसलर, इनके नेताओं को मारा जा रहा है, अलग अलग नेताओं को मारा जा रहा है जो लोकतंत्र में भाग रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाई है जो मंसूबे थे भारतीय जनता पार्टी के देश को बताने के। और आज स्थिति ये खड़ी हो गई है कि तालिबान आपके सर पे आके खड़ा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के पास उसको रोकने के लिए कोई नीति, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं इससे गौरव मिश्रा जी से। गौरव मिश्रा जी, बड़ा सवाल यहाँ पर सबसे पहले तो यही है कि जिस तरीके से आरोप यहाँ पर लगाया गया सामने ही आपके कि आपके खुद के नेता जो है वो सुरक्षित नहीं है, आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा वहां पे? जी हाँ, वहाँ सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बलिदान किया गया। हमारे नेताओं ने हमेशा सिर्फ कश्मीर ही नहीं, बंगाल में भी हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की जाती है, केरल में हत्या की जाती है। दरअसल तालिबान यहाँ पर शब्द अगर सिमिलरली अगर प्रयोग किया जाए तो भारत के अंदर में तालिबान से ज्यादा खतरा कांग्रेस जैसी पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसे दल, इस तरह के लोग हैं। तृणमूल कांग्रेस जैसे दल है, क्योंकि इन लोगों ने ऐसे सपूतों को पालने का अभियान चला रखा है और इनके पक्ष में ये शील्ड बन करके एक बुलेट प्रूफ बनकर में टकराते हैं। इनके लिए
मुहैया कराते हैं, इसलिए इससे लोगों का मनोबल बढ़ता है और इस तरह के बयान हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन लोग के खिलाफ लड़ता रहेगा, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, जम्मू कश्मीर हो, और उसके लिए भले ही क्यों न बलिदान देना पड़े, कार्यकर्ता भी हमारे बलिदान देंगे और हमारे नेता भी देते चले आए हैं। उसी जम्मू कश्मीर के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिसकी मर्जी सरकार मुखर्जी ने बलिदान दिया था। आपका कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, बार-बार कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सेना को बीच में न लाए। लोकतंत्र के अंदर सेना देश की होती है और सेना का जो डिसीजन लेना वो स्वयं प्रिय होता है। आप भारतीय जनता पार्टी का जो मत दीजिए, आप जिस हाशिए पे पहुंचे हैं इसी कारण से पहुंचे हैं और वही हाशिया आपको देगा था। रखेगी। ऐसा आपकी हालत इससे भी बुरी होने वाली है। आप बोलोगे देश में जिस तरीके से आप आवाज खड़े कर दिए देश के अंदर, आपसे न समझ पा रहे हैं, न आपसे चाइना समझ पा रहे हैं, न आपसे नेपाल समझ पा रहे हैं। तो आपकी भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है। ये साबित हो चुका है और प्रधानमंत्री इसके ऊपर इस्तीफा दें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी राशि जो देश के कर के रूप में की जाती थी उसका दुरुपयोग किया है और गलत तरीके से उपयोग करने के बाद हमारी वो राशि जो है डूबती हुई नजर आ रही है। से मिलते हैं, चोरी चोरी टर्की से अभियान चलाते हैं। नहीं, गौरव मिश्रा जी, एक बड़ा सवाल तो है यहाँ पे। गौरव मिश्रा जी, वाकई में बड़ा सवाल तो है कि जब वहां पर आपकी ही पार्टी के नेता सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी वाकई में कैसे वहां पर जाकर बसेगा? सवाल ये है मेरा। देखिए, ये तो पुराना अभियान है इनका। जो भी देश हित में काम करने वाला है उसके खिलाफ ये अभियान चलाते हैं और उनको धोखे से, चोरी से, कायरतापूर्ण तरीके से मारते हैं। चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, जम्मू कश्मीर है, ऐसा हमेशा से होता चला आया है। हमारे हजारों कार्यकर्ता इस प्रकार से मारे गए। लेकिन आज स्थिति पूरे देश में क्या है? आज देश के अंदर एक राष्ट्रवादी सरकार है जिसने सीमाओं को सुरक्षित रखा है। आज हमारे बीच में भोगना बंद करो, अश्विनी जी, ठीक है अश्विनी, बोलने दीजिए उन्हें। अश्विनी जी, आप रुक जाइए बीच में। आप जब बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ बीच में, तो बीच में आप बोलना बंद करिए। आपसे सवाल पूछूंगा, आप जवाब दीजिएगा उसका। तरीके के साथ डिबेट को करिए, जनता भी सुनेगी। लेकिन आपका ये रवैया रहेगा तो जनता को भी कुछ समझ में नहीं आएगा और आपका चाल चरित्र ठीक है गौरव मिश्रा जी, आप काम मत करिए। ठीक है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ ये लंबा और पुराना इतिहास रहा है। चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से इतिहास के पन्नों में झांक करके देखिए तो वहां से ये सिलसिला शुरू होता है जम्मू कश्मीर के लिए, जो आज तक चल रहा है। किसान मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता को, हमारे पदाधिकारी को वहां मारा गया, सरपंच को। केरल में भी यही बात होती है और पश्चिम बंगाल में भी यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। लेकिन इससे हम अडिग होने वाले नहीं है। हम राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करते रहेंगे। हमारी सेनाओं का मनोबल आज सर्वाधिक है। पूरे दुनिया में बहुत धमाकेदार तरीके से हम खड़े हैं, अपनी सुरक्षा करना जानते हैं, इनसे डरने वाले नहीं है, इनसे हिचकने वाले नहीं है। आज ये देश को बांटने वाले अलगाववादी नेता बिल में घुसे हुए हैं, स्लीपर सेल इनके सारे बिल में घुसे हुए हैं। ऐसा नहीं कि खत्म हो गए, उन्हीं में से बीच बीच में खुदकते हैं बीच बीच में, लेकिन उनके साथ कानून संबद्ध जो कार्रवाई है हमारी सरकारें करती रहेंगी, कभी पीछे नहीं हटेंगी, पीछे नहीं हटेंगी। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रोड मैप नहीं था कश्मीर के लिए और आज भारतीय जनता पार्टी हताशा के कगार पर खड़ी है, क्योंकि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि कश्मीर का मसला क्या है। ये कश्मीर के मसले को गैस सिलेंडर उसका कंपैरिजन करते हैं। समझ में आ रहा था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के मसले को गैस सिलेंडर और चलिए अश्विनी आनंद जी, ठीक है गौरव मिश्रा जी, ठीक है आप बोल चुके गौरव मिश्रा जी, अब अश्विनी आनंद। चलिए अश्विनी जी, चलिए आप कह रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा समझ में ही नहीं आ रहा है। आप भी बता दीजिए कि कश्मीर का असल मुद्दा है क्या जिसके ऊपर लड़ाई इतनी हो रही है? देखिए, कश्मीर का मुद्दा एक पॉलिटिकल मुद्दा है। इसको वही लोग समझ सकते हैं जो वहाँ के बाशिंदे हैं और उनसे जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक इसका रास्ता नहीं निकलने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बैठकर यहाँ पे जम्मू में फौजी राज करके डंडे के जोर पर कश्मीर मसले को हल करना चाहती है। तो आज के माध्यम से पूरे देश को बता दूं कि कश्मीर का मसला ऐसा नहीं है और पिछले 70 सालों से अगर हल होना होता तो ये 70 साल से हल हो चुका होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसकी समझ नहीं आ रही और आज भारतीय जनता पार्टी हताशा के कगार पर है, क्योंकि इनके पास कोई रोड मैप नहीं था।
सिर्फ इन्होंने अपने मकसद को हल करने के लिए जो इनके मैनिफेस्टो में था 370 उसको हटाने के लिए ये सब किया। और आज 370 जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है और जितने भी प्रावधान है उसके अभी तक जारी हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ, जिस पे आज तक सिर्फ 2 लोगों ने जमीन ली है, वो भी 2 लोग जो है वो जम्मू कश्मीर से ही वाबस्ता है, बाहर का किसी ने नहीं लिया। मैं ये भी क्लियर कर दूं। चलिए ठीक है, क्योंकि जी चलिए यहाँ पर गौरव मिश्रा जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि अटल जी ने कहा था कि 3 सूत्रों पर कश्मीर जो है वो चलेगा, जिसमें कश्मीरियत है, जमहूरियत और इंसानियत है। इन 3 सूत्रों पर जो है वो चलेगा। तो आप इस पर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आप इस पर बात क्यों नहीं करते हैं? देखिए, जमहूरियत 370 हटाने से पहले जनता की राय आपने क्यों नहीं ली? देखिए, 370 को हटाने के लिए जनता की सामूहिक राय पूरे देश में पिछले दशकों से यही रही है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर पे हम लोगों ने कई युद्ध लड़े। अश्विनी आंडा जी उनको बोलने दीजिए ना। अश्विनी आंडा जी आपसे सवाल किया था ना मैंने। जब आपके बीच में नहीं बोल रहे हैं तो किसी ने क्यों इतना बोल रहे? तब आप भी बोलिए, हम चुप रहते हैं। आप सुना लीजिए, अपना गाना सुना लीजिए, जितना सुनाना चाहते हैं, ज्ञान बांटना चाहते हैं, सुना लीजिए। कश्मीर में सारा ज्ञान ठीक है। आपको भारत का कोई लेना देना नहीं है कश्मीर के लोग। सुना लीजिए, इन्हीं को सुनाने दीजिए। कश्मीर के लोगों का अपना मसला है और ये कश्मीर के लोग ही हल करेंगे। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ इस बात तो उनको सुनने तो दीजिए, मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए। अश्विनी आंडा जी, कश्मीर को बेचने वाले गद्दार, कश्मीर को विदेशियों के हाथ में बुलाने वाले गद्दार, कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने तो देश ही बेच दिया है। आप कश्मीर की बात कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी ने देश ही बेच दिया। 70 साल लगे 3 प्रावधानों को बनाने के लिए, उसको भारतीय जनता पार्टी ने बेच दिया है देश के। आप बताइए, हमारे सैनिक 54 सैनिक पाकिस्तान में हमला किए थे, आज तक उनका पता नहीं है। आपने भेजी, आपके नेताओं ने वापस कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। हेमराज का सर काट के ले गया पाकिस्तान, क्यों नहीं अभी तक उसके भारतीय जनता पार्टी कश्मीर को हैवानियत में उतार रही है। कश्मीर की बात करने चले हो, कश्मीर में वही होगा। कश्मीर में हैवानियत कर रही है। मैं आपको वाली आवाज दबा दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी हैवानियत में उतर रही है। हमारी सेनाओं का मनोबल ऊंचा है। इंसानियत हमारे लेकिन अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी हैवानियत में उतर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये जम्मू कश्मीर के लोग हैवानियत नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, डोकलाम में 3 महीने तक सेनाएं आमने सामने लोगों को डराना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग डरने वाले नहीं है। अब वो पुराने दिन गए। आपको इलेक्शन में लोगों ने बता दिया, अब वो पुराने दिन चले गए। अब वहाँ से पलायन नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। लोगों ने देख लिया है। जो लोगों को आपने लॉलीपॉप दिया था वो सामने आ गया है। ठीक है, उसी लॉलीपॉप से 370 हट गया है। उसी लॉलीपॉप से 370 हट गया है। प्रधानमंत्री और इसीलिए आप बेचैन हो, इसीलिए सिर मिलाए हो, प्रधानमंत्री 370 की बहाली का अभियान चलाते हो, प्रधानमंत्री इसीलिए चुनाव जीतने के नाम पे तुष्टिकरण की राजनीति करते भारतीय हो। जनता पार्टी, क्योंकि तालिबान ने हमारा पैसा हजम कर लिया है, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि सब्जी का कितना पैसा दिया हो, कितना पैसा सरकार को देते हो, कितना पैसा दिया हो सरकार को, तालिबान के किसका पैसा गया है? करने की नीयत है भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। और कौन सा पैसा है? नहीं है, मैं किसका बता पैसा रहा हूं, है? नहीं है भारतीय जनता पार्टी की कोई हिम्मत की तालिबान के ऊपर कुछ बात क्लियर करे। प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि तालिबान के ऊपर स्पष्ट बयान दें। अगर है तो बताइए। अरे तालिबान की दलाली करने वाले भारत के अंदर इस तरीके से तालिबान ने भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों की दलाली कर रही है। इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करें। इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करें। भारतीय जनता पार्टी दलाली कर रही है देश के लोगों की। ऐसी भाषा मत बोलो। तालिबान के भारतीय जनता पार्टी करने वाले आगे बढ़ाने वाले की देश की जनता ये सुन रही तालिबान के नाम है और पर इसका जवाब देश की जनता क्या देगी। प्रधानमंत्री और खेती रहेगी कि 54 पे आके अटक गए हो आप लोग, 54 पे आके अटक गए हो और नीचे जाओगे, हाशिए पे चले जाओगे, समूह नाश हो जाएगा भारत का राजनीति। चलिए, आज भी पलायन हो रहा है। ठीक है अश्विनी आंडा जी, अगर इस बहस को एक तरफा चलाना है तो फिर आप ही बोल लीजिए, मैं भी चुप हो जाती हूँ, गौरव मिश्रा जी को भी चुप कर देती हूँ। नहीं, झूठ सुनने के लिए मैं चैनल पे झूठ सुनने के लिए नहीं भाई, सवाल का जवाब तो दीजिए। और जो मैंने सवाल सामने वाले से पूछा उसका जवाब भी तो सुनिए। उनका जवाब पूरा होने नहीं देते, आप बीच में सारी चीजें बोल देते हैं। ये पिछले 2014 से गुमराह करके आ रहे हैं झूठ के नाम पर देश को। ठीक है, तो जवाब तो सुनिए उनका, किस तरीके से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं।
इनके पेट में पानी नहीं पच रहा है इसी वजह से कि क्योंकि ये तालिबानी दलाल है, पाकिस्तान के दलाल है, ये भारत के टुकड़े बनाना चाहते रहे हैं, इसमें सफल नहीं हो पाए, सार्वजनिक हो गया है कि जिसमें ये सफल नहीं हो पाए। भारतीय जनता पार्टी ने साहस नहीं है तालिबान से बदला लेने का। अफगानिस्तान में आपने अरबों रुपया जाया कर दिया लोगों का, उसकी भरपाई कौन करेगा? मेरा ये प्रश्न है। आप बताएं देश को कि तालिबान पे कौन सा एक्शन करने वाले हैं? उसकी पार्टी कांग्रेस के वो दलाल नेता करेंगे जिन्होंने चलिए खरबों रुपया विदेशों में ठीक है, भेजा है ठीक है अपने शासनकाल में। ठीक है अश्विनी जी, ठीक है अश्विनी जी, आप थोड़ी देर भ्रष्टाचार किया है 12 लाख करोड़। ठीक है गौरव मिश्रा जी, एक बड़ा सवाल तो वाकई में यहाँ पर बनता है कि क्यों बात यहाँ पर नहीं की जा रही है तालिबानियों के ऊपर? क्यों तालिबान का स्टैंड अब क्या रहे? तालिबानियों पर क्या स्टैंड रहेगा बीजेपी का? देखिए ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और जियो स्ट्रेटेजिक मुद्दा है और इस पे सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के तमाम देश प्रभावित हो रहे हैं और निश्चित रूप से भारत का अपना एक स्टैंड है वॉच एंड वेट का और बहुत क्लोजली भारत की सरकार वॉच कर रही है। सबसे पहला काम अपने हमारे तमाम जो दुश्मन है सर वो तालिबान के साथ जा चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान है, रूस है, चीन है, ये सारे लोग तालिबान के साथ चले गए हैं। भारत इस पर क्यों स्टैंड नहीं ले पा रहा है? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ये सोचना बिल्कुल गलत है। तालिबान नॉर्दर्न अलायंस से अभी जूझ रहा है और तालिबान सुरक्षित नहीं। अभी कल ही 40 से ज्यादा तालिबानी मारे गए हैं, इसलिए ये भूलना नहीं चाहिए कि अभी वहाँ पे अस्थिरता समाप्त नहीं हुई है। तो आप ये नहीं मानते हैं कि पाकिस्तान, रूस और चीन तालिबान के साथ में है? आप ये नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया तीनों ने अभी ये घोषणा किया है कि हम वॉच करेंगे, तालिबान के पूरे चाल चरित्र को वॉच करेंगे, उसके बाद अपना स्टैंड क्लियर करेंगे और भारत की सरकार भी उसी नीति पर चलेगी। ऐसा नहीं है आज चीन ने खुला समर्थन दिया, क्या स्थिति हुई? चीन के 2 बच्चे मारे गए और एक आदमी उसमें घायल है, जबकि ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। उसी अफगानिस्तान के अंदर में बम विस्फोट से उड़ाए गए। इसलिए बहुत जल्दीबाजी में भारत कोई इस तरह का निर्णय नहीं लेगा जो आत्मघाती हो। भारत बाकायदा तालिबान को अभी वॉच करेगा, देखेगा, उसके बाद अपनी नीतियां तय करेगा। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लड्डू फूट रहे हैं, पाकिस्तान के लिए भी उतनी बड़ी चुनौती है, चीन के लिए भी उतनी बड़ी चुनौती है। इसलिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है जिसमें देश के अंदर में बहुत तालिबानी प्रेमियों को उछलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे उछलने गए तो उनकी असलियत उजागर होगी और कानून सम्मत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है अश्विनी आनंद जी, ठीक है सवाल मेरा आपसे, कितना जायज है जिस तरीके का स्टैंड यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ऐसा तालिबान के प्रति जो सरकार का जो स्टैंड है वो बता रहे हैं, कितना जायज है? आप क्या मानते हैं इसे? देखिए तालिबान के ऊपर इन्होंने किसी की सलाह के बिना इनकी विदेश नीति पूरी तरह फेल होगी। इन्होंने किसी से सलाह नहीं ली, इन्होंने लीग से हट के जाके ये काम किया था और वहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की। जबकि हमारा देश गरीबी से ग्रस्त होते जा रहा था, इन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी। अब इनके पास ऐसा कोई भी स्टैंड नहीं है कि ये ले सके, क्योंकि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के पास ऐसी कोई भी सोच नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। तो ये बेग एंड वॉच की पार्टी अपना रहे हैं। आप इतना देखिए कि जो हमारा रशिया एक ऐसा देश था जो हमारा काफी लंबे से जो है वो स्ट्रेटेजिकल जो पार्टनर था, वो भी आज तालिबान के साथ खड़ा हो गया है। उसके बाद चाइना ऑलरेडी खड़ा है, पाकिस्तान ऑलरेडी खड़ा है, भारत जो है वो चारों तरफ से गिर गया है तालिबान को लेके। और तालिबान ने जिस तरीके से कश्मीर के अंदर उग्रवाद फैलाया वो जग जाहिर है और आने वाले दिनों में वो फैलाएगा। हम देश के प्रधानमंत्री से हमारा प्रश्न है कि आप तालिबान पे अपना स्टैंड क्लियर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि हमारा देश शक्स्त है, हमारी भारतीय सेना शक्स्त है। लेकिन भारतीय सेना तो शक्स्त है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास साहस नहीं है कि वो पॉलिटिकल स्टैंड ले पाए। इसी वजह से आज ये स्थितियां बन गई हैं कि हम चारों तरफ से गिर गए हैं, चाइना को लेके, पाकिस्तान को लेके और तालिबान को लेके। तो जो मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो पैसा हमने लगाया वो पैसा उसकी भरपाई कौन करेगा? दूसरा, जिस तरीके से आतंकवाद अब फैलेगा देश के अंदर, उसके क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की, वो स्पष्ट करे। मेरा ये प्रश्न है। ये तो मैं की जो बातें हैं ये ठीक है, चलिए गौरव जी, ठीक है गौरव जी, इनके सवालों का जवाब दे दीजिए, जो प्रश्न ये पूछ रहे हैं इसका जवाब दे दीजिए। मैं बता देता हूँ। देखिए अभी तालिबान का जो ऑफिशियल स्टैंड है भारत को लेकर, पहले उसको समझने की आवश्यकता है। तालिबान के प्रवक्ता ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जो निर्माण कार्य भारत ने
अफगानिस्तान के अंदर में किए हैं उनको छेड़ा नहीं जाएगा और जो बचे हुए कार्य हैं उनको पूरा करने की अनुमति भी दी जाएगी। पहला प्रश्न का उत्तर ये हो गया। तो तालिबान ने ये स्टैंड क्लियर कर दिया, लेकिन भारत अभी इसको और क्लोजली वॉच करेगा। भारत के लिए काम करने को लेकर के तालिबानियों ने कोई ऐसी शर्त नहीं रखी है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, एक और तालिबान ने ये बात कही है कि उनके धरती का इस्तेमाल किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, ये तालिबान का स्टैंड है, लेकिन भारत का क्या स्टैंड अभी होना चाहिए? वहां से सभी अपने नागरिकों को वापस बुलाना। तालिबान अगर स्टेबलाइज हो जाता है तो ठीक है, लेकिन इस बात की भरपूर संभावना है जिस प्रकार से 2001 में वहां पे तालिबान के खिलाफ कार्रवाई हुई और नॉर्दर्न अलायंस आगे बढ़ा, आज फिर वही स्थितियां तालिबान को चुनौती के रूप में नॉर्दर्न अलायंस देना शुरू कर दिया है। और यदि रशिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने की ये बार बार दुहाई दे रहे हैं, ये रशिया की कठपुतली बन करके रह गए थे। आज भारत एक आत्मनिर्भर भारत है, वो किसी की कठपुतली नहीं बन सकता, ना चीन की, ना अमेरिका की, ना रशिया की, ना फ्रांस की, ना जर्मनी की। भारत अपने हित के अनुसार निर्णय लेगा, चाहे वो जिससे सहयोग ले। भारत के देश का, नागरिकों का जिसमें हित होगा, देश का जिसमें हित होगा, वो निर्णय लेगा। और अफगानिस्तान की नीति भारत के लिए हमेशा सॉफ्ट रही है और एक सॉफ्ट नीति के आधार पर ही अफगानिस्तान को देखेगा। और भारत हमेशा चाहेगा कि अफगानिस्तान के अंदर में महिलाओं की सुरक्षा हो, महिलाओं के हक सुरक्षित हो, वहाँ विकास हो, वहाँ बच्चे सुरक्षित हो, बच्चों की शिक्षा हो। जो मूलभूत, जो भारत की जो वसुधैव कुटुंबकम की, सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया की धारणा है, उसी को भारत लेकर के चलेगा अफगानिस्तान के अंदर में भी। लेकिन चूंकि पाकिस्तान बीच में रोड़ा है, वो हमेशा चाहता है कि कश्मीर अस्थिर रहे और कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी सहयोग चाहता है, ये उम्मीद रखता है। और यही कारण है कि आज थोड़ी सी हल्की सी रोशनी इनको दिखाई दी तो भारत के अंदर में पाकिस्तानी प्रेमी गैंग और तालिबान प्रेमी गैंग ये उछलने कूदने लगे। जरा इतना अगर उनसे प्रेम है तो जरा ये वहीं चले जाएं और 10 दिन गुजार करके आए, इनकी अपनी औकात समझ में आ जाएगी। भारत जैसे देश में है इसलिए मुंह से कंठ फूट रहा है और तालिबान की पैरवी कर रहे हैं। वहां पे किस प्रकार के हालात है, उसी दिल्ली के अंदर में तालिबान की महिलाएं सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम करके जीविकोपार्जन कर रही है, लेकिन वो अपने मुल्क जाने के लिए तैयार नहीं है। वो खुले कंठ से इस बात को स्वीकार करती है कि भारत जैसा देश पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा, हर परिस्थिति में सबको स्वीकार करता है, एक्समोडेट करता है। और ये चुनौती देने की बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान की बहाली में, अगर अफगानिस्तान में लोकतंत्र की बहाली में भारत जितना योगदान कर सकता है भविष्य में भी करेगा, उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि दुनिया के चलिए ठीक है अश्विनी जी, ठीक है अश्विनी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। अश्विनी जी, मैं गौरव जी ने ये कहा कि जितने भी प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उसमें तालिबान ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अश्योर किया है कि वो चलते रहेंगे। तो इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी तालिबान के साथ खड़ी है। जो तालिबान ने कब्जा किया है इसको जायज मांगते हैं, इसका यही सियासी मतलब निकलता है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, आपको हमने कहा कि भारत को अभी अपना स्टैंड नहीं, आपने कहा कि प्रोजेक्ट चलते रहेंगे, तालिबान ने इनको अश्योर किया है। होने के बाद आप सुन लीजिए, हिम्मत रखिए, आप सुन लीजिए। आपने कहा कि तालिबान ने आपको अश्योर किया है कि जो भी प्रोजेक्ट भारत से लगे हैं वो चलते रहेंगे। तो इसका मतलब है कि आप तालिबान में जो कब्जा किया अफगानिस्तान के ऊपर उसको स्वीकार करते हैं। तो इसका यही मतलब निकलता है कि आप तालिबान की सरकार के साथ खड़े हैं। तो आगे जिस तरीके से आतंकवाद फैलेगा, क्या जिम्मेवारी लेती है भारतीय सरकार? अगर आतंकवाद जम्मू कश्मीर में नहीं फैलेगा, क्यों हो रही है? तब क्यों आप उठा रहे हैं? तब तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तब तो आपको तालिबान की बात बोलनी नहीं चाहिए, तालिबान की पैरवी करनी नहीं चाहिए। आपकी जगह नहीं है गुमराह करके देश को और राष्ट्रवाद के नाम पर गुमराह नहीं करते हैं। भारत की चिंता, भारतीयों की नागरिकों की चिंता राष्ट्रवाद इस देश के लिए हमेशा लाभप्रद है। सत्ता भोगियों के लिए दुनियाबाजी ठीक है, लेकिन कांग्रेस को देश की चिंता है और आप तालिबान के साथ खड़े हैं। आपने आज ध्यान दिया इस बात को कि आप तालिबान के साथ खड़े हैं और अगर तालिबान की सरकार बनती है तो वो आपके प्रोजेक्टों को नहीं छोड़ेंगे। चलिए अश्विनी जी, भारतीय जनता पार्टी तालिबान के साथ खड़ी है। ठीक है
ठीक है अश्विनी आनंद जी, थोड़ा अफगानिस्तान से और तालिबान से बाहर आते हैं, हमारा जो विषय है उस पर बात करते हैं। हम तो सवाल आपसे यही करना चाहेंगे, जिस तरीके से नेहरू की तारीफ की महबूबा मुफ्ती ने, उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने इस मुल्क को जो है वो बचा के रखा है, ये उनके शब्द है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस मुल्क को कांग्रेस ने बचा के रखा है। तो क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस से करीबी है महबूबा मुफ्ती की और आगे जाके ये भी गुपकार संगठन के साथ में जाएंगे? देखिए, हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी तारीफ करते हैं कि इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत, और आज भारतीय जनता पार्टी हैवानियत पे है। आज भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर के प्रति हैवानियत नजर आ रही है, जिस तरीके से हैवानियत की तरह पेश आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के हैवानों अंदर। के प्रति हैवानियत ही होनी चाहिए। आप नागरिकों के खिलाफ हैवानियत यूज कर रहे हैं कश्मीर के लोगों के ऊपर, और वो सहन नहीं करेगा कोई भी। और ये सार्वजनिक है कि जवाब दिया जाएगा। आजादी से लेकर आज तक भारत को इकट्ठा रखने का काम कांग्रेस ने किया है। आतंक प्रेमी गैर कांग्रेस पार्टी आतंकियों के खिलाफ पैसा ही जवाब दिया जाएगा। ऐसे राज्य बांटने पे तुल गए हैं कि आज देश को जो है बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ठीक है, अगर भारत को, ठीक है अश्विनी आनंद जी, भारत को एक रखना था तो 370 लागू ही क्यों की? अगर एक रखना था भारत को, एक जैसा संविधान क्यों नहीं रखा गया फिर? 370 में आपको क्लियर करूं कि 370 है क्या? 370 जम्मू संक्षिप्त में बताइए, बहुत समय हमारे पास में नहीं है, आप बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। आप तो ये बताइए कि अगर एक विधान एक संविधान होना था, एक संविधान जो था वो लागू क्यों नहीं हुआ? अगर देश को एक रखना था तो जम्मू कश्मीर के लोग भारत को मानते थे, भारत की अखंडता को के साथ खड़े थे, 2 झंडा लगता था कश्मीर में, 2 झंडा करते लगता थे। था। आप बताइए, अभी भी 2 झंडे लगे हैं ना? आप अभी प्रोग्राम चल रहे हैं, अभी भी 2 झंडे आप उतार नहीं पाए हैं, आप उतार नहीं पाए हैं झंडे, अभी भी खड़े हैं झंडे। आप उसकी चिंता मत कीजिए, झंडे अभी भी लगे हुए हैं, जिस दिन उतरेंगे हम आपको बताएंगे उतर गए हैं, लेकिन अभी तक झंडे वहीं खड़े हैं। सिर्फ आप देश के अंदर झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। जिस दिन 370 पूरे तरीके से हटा देंगे तब हम मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने 370 में विरोध कर दिया। जो देशद्रोही वहां खड़े थे वो गिर गए, झंडे खड़े हो गए। ठीक है, चलिए, मैंने सवाल अश्विनी आनंद जी से पूछा था, उन्होंने विषय को भटका दिया। गौरव मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस की तारीफ की जा रही है महबूबा मुफ्ती के द्वारा, क्या लगता है आपको इनकी करीबी जो है वो कांग्रेस के साथ में हो रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने पूरे नॉर्थ ईस्ट, जो 7 पहली प्रदेश भारत में कहे जाते हैं, वहां पे 550 से ज्यादा इंसर्जेंट ग्रुप्स पैदा कर दिए अपने शासनकाल में। उन्हीं के शासनकाल में तिब्बत को चीन ने हथिया लिया, तवांग के बहुत बड़े हिस्से को चीन ने कब्जा कर लिया 62 के युद्ध में। इसके बाद कश्मीर के अंदर में आतंकवाद का नंगा नाच खेला गया। सुन रहिए, पंजाब के अंदर में भिंडरवाले जैसे आतंकवादी को जन्म दिया गया। आसाम से लेकर के तमिलनाडु तक नक्सलवाद चलाया गया। कांग्रेस की बात कर रही है, कांग्रेस ने तो इस देश को तोड़ने के लिए कोई ऐसा कोर कसर नहीं छोड़ा जिससे कि देश टूट जाए। और अंत में आते आते 2013 2008 से, सुन लीजिए 2008 से 2013 में 2008 से 2038 लाख करोड़ का बर्बादी किया इस देश का। बैंकों से खुले रूप से पैसे बांटे गए। देश को तोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सारे कुचक्र रचे, तब जाकर मौका दिया और 2019 में और थम्बी भारतीय जनता पार्टी को लाया और इनको वही बैठे हुए। चाइना आज भी घुसा हुआ है। चलिए, ठीक है अश्विनी आनंद जी, ठीक है अश्विनी आनंद जी, गौरव मिश्रा जी, ठीक है दूसरे के साथ साठगांठ रहती है। ठीक है गौरव मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी समझौता करती है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। ठीक है गौरव मिश्रा जी, गौरव जी, आपके पास तर्क नहीं है कोई भी? चलिए, तर्क तो ना आपने दिया है, ना बीजेपी ने दिया है। अश्विनी आनंद जी, तर्क तो किसी ने भी नहीं दिया है। चलिए, ठीक है, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ में शामिल हुए। यहाँ हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बारे में। हालांकि चर्चा ये रही, विषय से भटकते रहे, हम बार बार विषय पर आते रहे, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि महबूबा मुफ्ती ने जिस तरीके की धमकी यहाँ पर दी है कि जैसी जो सेना की हालत, अमेरिकी सेना की हालत अफगानिस्तान में हुई है, वैसी ही जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की हो जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या इनके ऊपर कार्रवाई होती है, क्या इन्हें जेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस पर हमने बात की और क्या कुछ निकलकर सामने आया वो आपने देख लिया है। अब आने वाली ये तो वक्त ही पता पाएगा कि क्या हो सकता है आगे। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।